9:05। यहाँ पर प्रवचन की धारा में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर में कल हमने बताया 21 पॉइंट की बात आज शुरू कर देते हैं। कई बार हमने बोल दिया है, इसलिए कई लोगों को पता होगा, मगर यहाँ वाले नए हैं, इसलिए आज आपको बताना है कि ये लोग कंट्रोल करना जो चाहते हैं वो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं वो लोग किसी के भी जीवन को कंट्रोल करना है तो उसके दिमाग को कंट्रोल किया जाए तो उसकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो दिमाग से सोचने वाला प्राणी है वो मनुष्य है और कुछ जीवगण है, देवलोक के देव है या तो फिर और भी कुछ लोग हैं, मगर दिमाग से सोचकर करने का जिसके हाथ में है वो मनुष्य का दिमाग ही यदि हैक किया जाए तो उनको उनकी बिहेवियर, उनके लाइफ और उनकी सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसलिए सबसे पहले नंबर का पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस का मीनिंग है कि आपकी बौद्धिक क्षमता को डाउन करना, आपको आपकी बुद्धि को ऐसा मैनिपुलेट करना, ऐसा भ्रांति में डालना ताकि आप जो सच है उसको ना देखते हुए आप जो झूठ है उसको सच मानने लगो, या तो फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ दो, लॉजिकल अप्रोच छोड़ दो। इसलिए उन लोगों के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं और उस प्रोग्रामों में एक तो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से आपको हैक किया जा सकता है, आपके ब्रेन को। मेडिसिन है कुछ और कुछ चीज़ें ऐसी है, पोर्नोग्राफी भी ऐसी है कि जो आपके दिमाग को हैक करती है। कई सारे एडिक्शन ऐसे होते हैं, कई सारे केमिकल्स ऐसे आते हैं और इस प्रकार दिमाग को कंट्रोल करने के बाद ही आपके बाकी के सारे कंट्रोलिंग पावर आते हैं। सच बोलो तो जितना जल्दी समझेंगे इस चीज़ को उतना जल्दी इस चीज़ से बाहर आएंगे। आपके दिमाग पर कब्जा किसका है? यदि मैं आज के यूथ के बारे में पूछूं, पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा पावर यूथ के हाथ में। शक्ति देखने जाए तो ज़ेन-ज़ी ने आंदोलन किया तो नेपाल में सत्ता बदल गई, बांग्लादेश में सत्ता बदल गई। जितना भी जो कंट्रोल है वो भले ही किसी प्रधानमंत्री या किसी अलग अलग लोगों के हाथ में है। दिखाया जाता है कि ज़ेन-ज़ी की क्रांति से हुआ है, हकीकत में क्रांति से नहीं हुआ है, हकीकत में ऊपर वाले के पावर से हुआ है। आर्मी ने अपने हथियार साइड पे कर दिए, आर्मी सरेंडर हो गई। हकीकत में यदि आर्मी इस प्रकार सरेंडर नहीं होती है तो ज़ेन-ज़ी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना इत्यादि में भी पहले हुए हैं प्रोटेस्ट। टाइम्स के आपने देखा हो स्क्वायर वाला, और चाइना के अंदर जब प्रोटेस्ट हुआ तो उस टाइम उन लोगों ने टैंकें चलाई थी और टैंक चलाकर उन्होंने कुचल दिया था पूरा का पूरा। मगर चाइना इसके कारण बदनाम भी हुआ था, नो डाउट। मगर युवा देखने जाए तो हमेशा राष्ट्र की शक्ति रही है और युवा के माध्यम से कई सारी जगह सत्ता परिवर्तन अब ये करते हुए दिखा रहे हैं। ईरान में भी उन लोगों को ऐसा है कि हम लोग सत्ता परिवर्तन कर देंगे, मगर हकीकत क्या है वो बाद में देखेंगे कि ईरान बहुत स्ट्रांग राष्ट्र है। इराक में भी उन्होंने पहले ऐसा ही किया था, पहले प्रजा की ओर से विद्रोह करवाने की कोशिश की, नहीं हुआ। आर्मी का विद्रोह करवाने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। आर्मी भी वफादार रही, प्रजा भी वफादार रही। सरकार में विपक्ष के माध्यम से करने को चाहा तो विपक्ष भी इतना पावरफुल नहीं था सद्दाम हुसैन के सामने। फिर उन्होंने दूसरे राष्ट्र के द्वारा अटैक करवाया और उसके माध्यम से फिर गल्फ वॉर हुई और गल्फ वॉर के अंदर पूरे देश को झोंक दिया इन लोगों का। इसका कारण क्या रहा? जब ये एलिट लोगों का माना नहीं जाता है तब वो लोग कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल अटैक से लेकर सभी प्रकार के अटैक, इकोनॉमिकल अटैक, इकोनॉमिक को क्रेश करना, आपकी मुद्रा को घटाना से लेकर बहुत सारे हथकंडे उसके पास। प्लान ए सक्सेस नहीं होता है तो प्लान बी है, प्लान बी सक्सेस नहीं होता तो प्लान सी है, प्लान सी सक्सेस नहीं होता तो प्लान डी है। मगर सबसे बड़ी लड़ाई कब हार जाता है इंसान? जब वो मन से हार जाता है। और सबसे बड़ी लड़ाई कब जीतता है? कि जब वो मैदान नहीं छोड़ता है। एक बात याद रखना, तो मैदान छोड़ने वाले हमेशा हारे हैं। और मैदान में जो पीछे हट करना अलग बात है,
मैदान में एक बार पीछे हटना पड़े वो अलग चीज़ है, मगर जो लोग युद्ध को युद्ध ना समझे, एक प्रकार का एंटरटेनमेंट समझते हैं, या तो फिर जो लोग एकदम गंभीर परिस्थिति को भी एकदम हल्केपन से ले रहे हैं, ऐसे लोगों का मान लिया जाए कि दिमाग हैक हो चुका है। आज जिस प्रकार पूरी परिस्थितियाँ बन रही है पूरी की पूरी, एक आने वाले भविष्य का संकेत है। जैसे चांदी का भाव जिस प्रकार अप 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 जा रहा है, गोल्ड का भाव जिस प्रकार ऊपर 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 कंटिन्यूस लगातार जा रहा है, क्या चांदी और सोने का भाव बढ़ रहा है? चांदी और सोने का वही है। हकीकत में मुद्रा का भाव घट रहा है। जो आपके पास मुद्रा है, पेपर करेंसी है, उसका भाव डाउन होता जा रहा है। वो नहीं समझाया जाता है आपको किसी ने। हकीकत में ये जो भाव की और दाम की जो गेम है, वो भी पूरी आने वाले भविष्य का संकेत है और कुछ नहीं है। कभी भी कोई भी व्यक्ति गोल्ड और सिल्वर कब इकट्ठा करता है, या तो उसमें कब पैसा इन्वेस्ट करता है, भविष्य की सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए वो सेफ हेवन माना जाता है। सिर्फ सेफ हेवन वही नहीं है, और भी बहुत सारे सेफ हेवन हैं। खास तो सेफ हेवन है आपका पुण्य, आपका धर्म, आपकी नैतिकता, आपके मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स और आपके प्रिंसिपल्स, और ख़ास तौर से आपका दिमाग सबसे बड़ा सेफ हेवन है। उस दिमाग को यदि हैक किया जाए तो फिर कोई आपको जिता नहीं सकता है। और उस दिमाग यदि आपके कंट्रोल में है, आप स्वतंत्र विचार कर सकते हो, तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। एक बात याद रखना, चेस के अंदर सामने वाले की शक्ति से सामने वाला खुद नहीं जीतता है, अपनी कमजोरी से भी जीतता है। हम गलती नहीं करते तो सामने वाला चेस नहीं जीत सकता है। ठीक इसी प्रकार हम यदि गलती करते तो सबसे बड़ी बात कि आजकल क्या चल रहा है पता है? मैं एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल देकर आगे के पॉइंट पर जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कवर करना है। मुझे एक भाई ने बेंगलोर से क्वेश्चन पूछा था कि मेरी मम्मी नौकार के जॉब करके आई, रास्ते में कोई मिला, उन्होंने एक प्रश्न पूछा और मम्मी ने प्रश्न का जवाब दिया कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है ऐसा, और तुरंत ही उन्होंने उनका माइंड हैक किया और जितने भी गहने थे, कंगन थे, मंगलसूत्र था, वो उतार कर उसको दे दिया। अब यहाँ पर ब्रेन हैकिंग का ये भी एक तरीका है। इधर भी हुआ होगा। हिप्नोटाइज नहीं होता। एक बात सुनो, एक केमिकल का नाम मैं बाद में दूंगा, वो केमिकल का नाम अभी नहीं ले रहा हूँ। एक केमिकल आता है कागज पर, वो किससे बनता है पता है? धतूरे के फूल से बनता है। धतूरा का जो पौधा होता है ना, हमारे यहाँ गुजराती में धतूरा बोलते हैं, आपके यहाँ धतूरा बोलते हैं। हाँ, उससे भांग बनती है, भांग बनती है। और धतूरा एक नशाकारक है द्रव्य। उसका जो पाउडर होता है, वो पाउडर उस कागज पे लगाकर कई जगह पर तो ऐसे प्रयोग हो चुके कि आपको पूछा एड्रेस कहाँ है, आप देखिए उसने सिर्फ इतना किया, मतलब कि कागज पर एक टिचकी मारी, और वो टिचकी के कारण वो कागज में से जो पाउडर उड़ा वो सीधा ही जाता है नाक के माध्यम से ब्रेन में, और वो आपको कुछ टाइम मिनट के लिए आपको एक प्रकार की अलग प्रकार की बेहोशी में ले जाता है। आप जाग रहे हो, अनकॉन्शियस नहीं होते हो, आप जाग रहे हो, मगर आप उसके कंट्रोल में आ जाते हो। सामने वाला पूछता है, वो सब कुछ जवाब देने लगते हैं। आप कहते हो तो वो कहता है कि आपका मोबाइल लाओ, तो आप मोबाइल देकर दे देंगे, आप उसके कंट्रोल में आ गए। तो ये हुआ एक मेडिसिन के माध्यम से आपको आपका दिमाग कंट्रोल। इसी प्रकार ब्लैक मैजिक के माध्यम से भी आपका दिमाग कंट्रोल और आपकी लाइफ कंट्रोल की जा सकती है। तो अभी के ज़माने की बात करूँ तो अभी के ज़माने में ये ब्लैक मैजिक के रास्ते पर कितने सारे लोग अभी चलने लगे हैं। कहीं पर देखो सीधा लड़ाई में उतरना मुश्किल होता है, जो सीधे दो हाथ की दो पैर की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी वो लड़ाई का ज़माना गया। अभी के ज़माने में लोग पीछे से वार करने वाले बढ़ गए। तो क्या होता है, किसी का धंधा बढ़ रहा है,
उसके सामने ही उसकी दुकान है, उसकी दुकान के सामने सामने वाले की दुकान है, उसको ईर्ष्या की आग लगी है, जेलसी है, तो ईर्ष्यालु कभी भी सामने से नहीं लड़ पाता है, तो वो पीछे से वार करते हैं। तो वो लोग ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले के पास, हुआ के पास, ऐसे लोगों के पास हमारा पुण्य यदि कमजोर हो तो वो लोग हमारे धंधे पर अटैक कर सकते हैं, हमारे परिवार पर अटैक कर सकते हैं, हमारी लाइफ पर भी अटैक कर सकते हैं, हमारे माइंड पर भी अटैक कर सकते हैं। तो एबोलिशन ऑफ इंटेलिजेंस सिर्फ मेडिसिन से नहीं, सिर्फ मीडिया से ही नहीं, सिर्फ पोर्नोग्राफी से ही नहीं, मगर ऐसे केमिकल से और ऐसे ब्लैक मैजिक से भी होते हैं। बराबर है? ब्लैक मैजिक है कि अंधविश्वास है? हाँ, इसकी बात मैं आज आपको स्पष्ट रूप से बता दूं तो ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक जैसा कुछ देखने जाए तो एक मैजिक नहीं है, एक प्रकार का एक तंत्र है, और वो है, उसकी पूरी बात मैं बताता हूँ कि 100% है नहीं, 1000% है। आजकल के ज़माने में तो विशेष रूप से चल रहा है, वरना उल्लू इतने महंगे नहीं हो जाते। उल्लू कितने महंगे हो गए पता है? मैं थोड़े साल पहले था, उल्लू का दाम 1-1 लाख में बिकते, 2-2 लाख रुपए उल्लू पकड़ने वाले, और उल्लू का प्रयोग तंत्र क्रिया में होता है। उसको वो तंत्र क्रिया के अंदर वो उल्लू झोंका जाता है, कई बार बलिदान दिया जाता है उसका। तो उल्लू का प्रयोग तो क्यों ऐसे, यदि कोई ये सच नहीं होता, यदि इससे काम नहीं होता तो लोग इतने पैसे रुपये खर्च क्यों करते? अच्छे लोग जो टॉप लेवल के होते हैं ना, उनके ये आजू बाजू में वो लोग अपने प्रोटेक्शन रखते ही रखते हैं। जो लोग आगे आते हैं वो आगे आने के बाद यदि वो प्रोटेक्शन ना करे तो उसको तोड़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ये न केन प्रकार यानी कैसे भी करके इंसान को सफलता चाहिए, और आज के काल में शीघ्र सफलता चाहिए। मैंने आज YouTube चैनल खोली, मान लो किसी ने एक YouTube चैनल खोली, तो उसको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहा है। लाइक बढ़ाना है उसको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो भी वो ब्लैक मैजिक है, यानी छोटी बातों में भी वो सफलता पाने के लिए आज महंगे शौक पालने लगे। और मैं आज के लोगों की बेवकूफ़ी की हदें लोगों ने पार कर दी है। पहले के ज़माने में लोग लोन लेते थे, यानी कर्जा करते थे, तो उसके अंदर भी हमें कर्जा तो 1 रुपये का भी नहीं होना चाहिए। एक ज़माना था कि 1 रुपया भी कर्जा कोई करता नहीं था, और कर्ज जो करता था कर्जा, उसको अच्छा नहीं माना जाता था। कर्जा करना यानी तो डूब मरने जैसे, यदि जब तक नहीं चुका है वो बंधक है, एक प्रकार का वो बंधा हुआ है किसी से, वो दीक्षा भी नहीं ले सकता है कर्जा करने वाला। तो कर्जा एक बुरी बात मानी जाती थी, और श्रीमंत की डेफिनेशन वो थी नीति शास्त्र में कि जिसके ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है वो सच्चा श्रीमंत है। और उसकी बजाय आज तो खुद के पैसे तो डाल रहे हैं धंधे में, फिर वो जमाना आया कि धंधे के लिए कर्जा करना, घर के लिए, इन्हीं से जो आवश्यक चीज़ें हैं इसके लिए कर्जा करने वाले समझ में आता था कि घर लेने के लिए उसको कर्जा करना पड़े, हाँ, और धंधा करने के लिए पैसे ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा या तो फिर तो धंधा कैसे होगा। तो समझ में ये सब चीज़ें आवश्यकता में आती है। मगर आज कर्जा लोन लेने वाले ने बेवकूफ़ी की हदें पार कर दी। आईफोन लेना है तो लोन पर ले रहे, EMI पर ले रहे आईफोन, और हॉलीडे के लिए ट्रिप करनी, विदेश में जाना है, विदेश में जाने के लिए लोन ले रहे बैंक का, विदेश में जाने के लिए लोन ले रहे, लग्जरियस के लिए लोन लेने लगे। और ये कर्जा तो इतने आसानी से ले रहे हैं लोग, धनाधन। अब जो लोग EMI भर रहे हैं और 15-15 साल का वो लेकर बैठे हैं EMI का खर्चा, उनको पता ही नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और फिर जब कब्जा हो जाता है, लॉक लग जाता है, सील लग जाता है, फिर क्या होता है? 50,000 लाख का लोन 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का होने में देर लगती है क्या? कर्जा
वो ब्याज चुकाते 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 वो खाली हो जाता है। ऐसे तो कई सारे लोग खाली हो गए। तो बात मेरी ये करनी है कि लोग शीघ्र सफल होने के लिए, शीघ्र सफलता पाने के लिए आज सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो ब्लैक मैजिक का उपयोग कर रहे हैं। बेंगलोर से लेकर कई सारी जगह अभी लोग ज्ञान भंडार में भी किताब कौन सी ढूंढ रहे हैं, तो क्या ब्लैक मैजिक सिखाने वाली। बोलो, ज्ञान भंडार में उसे ज्ञान की किताब नहीं चाहिए, ब्लैक मैजिक वाली किताब चाहिए उसको। तो आश्चर्य की बात यह है, या तो हमें अपना प्रोटेक्शन बढ़ाना है क्योंकि हमले बढ़ रहे हैं सभी प्रकार से, और या तो फिर हमें मतलब कि ऐसा जो प्रोटेक्ट कर सके ऐसे व्यक्ति के पास से सीखना है कि हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। पुण्य बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज जो समय आ रहा है वो आने वाला समय पूरा अराजकता का है। और कैसा है कि पता है, मैच कभी भी वॉर हमेशा होती ही है, मगर वॉर में तब तक हमें वॉर दिखती नहीं है क्योंकि शांति भी साथ में होती है। वॉर के साथ साथ में शांति जुड़ी हुई रहती है। एक मैच होती है ना, क्रिकेट की मैच। कल संदीप माहेश्वरी को सुना था, संदीप माहेश्वरी ने अद्भुत बात बताई कि वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, मगर लोगों को दिख नहीं रही है, वो अलग बात है। वॉर ऑलरेडी स्टार्ट है, क्योंकि जैसे कि एक क्रिकेट की मैच होती है, उसमें एक बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, दोनों पक्ष और विपक्ष तो दोनों जगह पर, हर जगह पर होते हैं। पक्ष और विपक्ष कहाँ नहीं है आपके संसार में, कहाँ पर नहीं है बताओ आप मुझे। हर जगह पर पक्ष विपक्ष तो होते ही है, मगर बीच में ये शांति करने वाला और गेम को गेम के रूप में रखने वाला बीच में कौन होता है? फर्स्ट एम्पायर, सेकंड एम्पायर। एम्पायर एकदम निष्पक्ष है और वो पूरा का पूरा बैलेंस करता है, वो डैमेज कंट्रोल करता है, और कोई भी गड़बड़ हुई तो थर्ड एम्पायर भी होता है। मगर ऐसा ग्राउंड आपने कई बार देखा है कि जहां पर कोई रूल एंड रेगुलेशंस ही नहीं है। गेम के भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। अराजकता किसको कहते हैं? जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक हो जाते हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस जीरो हो गए तो समझ लेना कि अराजकता स्टार्ट हो गई। कोई लॉ एंड ऑर्डर यदि फॉलो नहीं हो रहे हैं, आप पुलिस को बुला रहे हैं, सच बोलो। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पुलिस आपकी नागरिक की सुरक्षा के लिए है कि नेता की सुरक्षा के लिए नहीं है? ऑफिशियल तो नागरिक भी, थियोरिकल देखने जाए तो, पर प्रैक्टिकल क्या दिख रहा है? पुलिस सज्जनों को दंडित करने के लिए कि दुर्जनों को दंडित करने के लिए? हम प्रैक्टिकल क्या दिख रहा है? आज कोई भी व्यक्ति को अपने कोई भी व्यक्ति के साथ यदि अपराध होता है और यदि वो पुलिस चौकी में जाना चाहे तो वो 100 बार सोचता है। सज्जन लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कोर्ट के धक्के खाने से क्यों डरते हैं? पुलिस चौकी में जाने से क्यों डरते हैं? तो ऑफिशियली देखने जाए तो ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट समझना। रूल एंड रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर तो अभी ही दरक चुके हैं देखने जाए तो। आजकल पिछले 5-1 साल में मैंने देखा कि अपराधी कोर्ट में ही हिसाब चुका देता है। जो जिसके साथ कोर्ट के परिसर में, कोर्ट के अंदर नहीं तो थोड़ा कुछ जस्ट बाहर निकला हो, उसको गोली से फायर करके मार डाला हो। एक तो जगह पर तो जज को कुर्सी के पीछे छिपना पड़ा। और आप आश्चर्य की हद पार कर दूं तो मैं यहां तक बोल सकता हूं कि ये कैसी न्याय व्यवस्था है कि जहां जज को ही न्याय ना मिले। आप आश्चर्य करेंगे, हमने अपने धर्म प्रेमी संदेश में एक जज का लेटर जारी किया था। वो जज लेडीज जज थी, उसके ऊपर के जो सीनियर जज थे उसने उसके साथ बलात्कार किया। उसने बलात्कार किया, उसने शिकायत की, शिकायत गई, उसका भी इग्नोर किया, इग्नोर हुआ और होते होते 1.5 साल तक वो लड़ती रही। जज ये सिस्टम से लड़ती रही और लास्ट में उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये लिखा कि मुझे आप आत्महत्या करने की अनुमति आपो, मैं ऑफिशियली आत्महत्या कर रही हूँ, करना चाहती हूँ क्योंकि ये सिस्टम से मैं हार चुकी हूँ। जब जज को ही न्याय नहीं मिल रहा है तो आम नागरिक न्याय कैसे पाएगा? तो ये कैसी मैच चल रही है? अब यहां पर मैच के अंदर
दो टीम वाले तो लड़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले तो, मगर अंपायर भी लड़ रहे हैं। जिसका दायित्व शांति करने का था वो शांति करने वाले भी खुद लड़ रहे हैं। थर्ड अंपायर जैसा तो कुछ है ही नहीं। और टीम में भी गेम अब खत्म हो गई, वो बल्ला लेकर वो खेल रहा है तो पीछे उसकी टीम वाला उसके हाथ से बल्ला झटक रहा है, अब मैं खेलूंगा, तू कौन होता है खेलने वाला। तो ये जो भाई भाई में लड़ाई हुई, पति पत्नी में लड़ाई हुई, बाप बेटे में लड़ाई हुई, इन सब के पीछे आज आपको दिख रहा है कि आज थोड़ी बहुत भी फैमिली में शांति है, मगर आने वाले टाइम में जैसे ही क्राइसिस आती है ना, वैसे ही अराजकता स्टार्ट हो जाती है। और क्राइसिस यानी आपके श्रद्धा को, आपके प्रेम को तोड़ने के लिए एक छोटी सी घटना भी काफी है, दुर्घटना। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक सत्य घटना बता रहा हूं। एक कपल था, उसका व्यवहार यानी आजू बाजू वालों को ईर्ष्या आ जाए। उसके नजदीक के रिश्तेदार थे, कोई रहते थे दूर, थे नजदीक के रिश्तेदार, उन्होंने खबर उड़ती उड़ती सुनी कि इनके लव मैरिज में देवों को भी ईर्ष्या हो जाए, इंद्रों को भी ईर्ष्या है, ऐसा उसका लव है। लव के बाद मैरिज होता है, बाद में लव गायब हो जाता है। लव मैरिज, फिर मैरिज ही बचता है, लव गायब। कई सारे कपल में ये होता है, इनके बारे में नहीं, ये इन्होंने अपनी ये बात झूठी कर दी है। 3 साल हो गए उनके लव मैरिज को, मगर इतना ही प्रेम दिख रहा है कि जो हम बिलीव नहीं कर सकते आज के ज़माने में। एक चू के चा नहीं है, एक थोड़ी सी भी शंका नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो चाचा रहने के लिए आए, 2 दिन 3 दिन उसने मार्क किया। उसने कहा दिखता तो जो लोग बात कर रहे हैं वो सही दिख रही है, अगर 2-3 दिन में पता नहीं लगेगा। और चाचा तो निकल गए, चाचा वहाँ से निकल गए और फिर उन्होंने फ़ोन किया है। चाचा तो निकल गए, अचानक उस घर में एक दिन फ़ोन आता है और वो जो पत्नी है वो उठाती है। तो कि आपके हस्बैंड का नाम मान लो कि अर्णव, हम काल्पनिक नाम रखते हैं, वास्तविक घटना अर्णव है, तो ये पत्नी का नाम पायल होगा। तो पायल कह रही कि नहीं, अर्णव बाथरूम में गए, आप कौन? एक अपरिचित लड़की का आवाज आता है कि आप कौन हो? तो कि नाम मैं नहीं बता सकती, मगर कौन हो, क्या काम था? नहीं वो आए तब बात करूँगी, ऐसा करके कट कर दिया। ऐसा दूसरी बार भी फ़ोन आया वो लड़की का, और उन्होंने फ़ोन करके ये बोला कि हमें कल थिएटर में जाना है, थिएटर के बाहर खड़ा रहने की बात हुई है। तो वो सोच में पड़ गई। उसने पूछा कि एक लड़की का फ़ोन आया था, तो कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ। नाम बताया उसने, तो कि नाम नहीं बताया है। फिर थिएटर की बात कर रही थी, पता नहीं है मुझे। फिर दूसरे दिन उसने ऑफिस में फ़ोन किया, तो ऑफिस में जब फ़ोन किया कि मेरे पति जॉब पर है, वो कहाँ है? तो कि वो अभी छुट्टी लेकर गए। तो कि कहाँ गए? तो कि पता नहीं, वो कोई बिजनेस के काम के हिसाब से गए। जब आया घर पे थका पका, तो क्या आप कहाँ गए थे? तो कि बिजनेस के काम से गया था। तो क्या आप तो थिएटर में जाते हुए मैंने देखा, वहाँ पहुँच गई थी, आपको मैंने थिएटर में वो मैनेजर को पूछा तो उसने गलत बात बताई, अगर आपके चौकीदार को पूछा तो पता लगा कि आप थिएटर में गए। तो कि बिजनेस के हिसाब से किसी के साथ जाना भी पड़ता है। एक नया बिजनेस, मैं जॉब में हूँ, अभी भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसके मन में शंका का कीड़ा बराबर का घुसा। सिर्फ 2 बार फ़ोन आए, और ये जब बवाल शुरू हो रही है तभी चाचा ने एंट्री। चाचा के साथ उसकी बेटी लवलीन थी, और वो लवलीन के साथ चाचा आए थे, और उन्होंने कहा जो मतलब कि जो बात थी वो 100% राइट थी वो पति की, कि वो बिजनेस के हिसाब से ही किसी के साथ ट्यूनिंग के लिए वो थिएटर में गया था, मगर थिएटर में छुट्टी लेकर ऑफिस में नहीं कहना था, क्योंकि नया बिजनेस उसको एस्टेब्लिश करना था, जॉब छोड़ दी थी, इसलिए वह ऑफिस में नहीं बताया था। मगर चौकीदार को पता लग गया था कि ये थिएटर में जा रहे, किसके साथ जा रहे वो पता नहीं है। अब ये जो 2
दो सारी चीजें बनी, 2 घटना में तो रिश्ते दरकने लगे। थोड़ा अंदर गहराई में जाते कि 3-4 घटना बनती तो पता लगता, खुद आंखों देखा हाल भी कई बार झूठा होता है, कानों सुना भी कई बार झूठा होता है। कौन से पर्पस से कौन कहाँ जा रहा है उसकी डिटेल में जब तक गहराई में नहीं उतरते तब तक पता नहीं लगता है। आज मैं बता रहा हूँ, आज तो बहुत अच्छे रिश्ते आप सबके परस्पर आपस में, मगर जैसे ही क्राइसिस आता है, क्राइसिस में अच्छे लोगों की नीयत का पता चलता है आपको। कई बार रोटेशन रुक जाता है। आप देखो, यहां से आने का बंद हुआ, आप वहां से भेज नहीं सकते। आप रोटेशन, आपकी नीयत बहुत अच्छी है मगर आपके पास पोटेंशियल ही नहीं है, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, क्या करें क्या? और होता क्या है, सज्जन के ऊपर भी फिर शंका करने का मन होगा। आप कितने भी अच्छे हो मगर आपको अच्छा दिखाना भी पड़ता है अपने आप को। और फिर जैसे ही रोटेशन रुकता है सबको शंका होने लगती है। और मंदी का अर्थ क्या है? जो आए हुए पैसे रोटेट नहीं होते उसका नाम मंदी है, फ्रीज हो जाते हैं और तेजी यानी निकलने लगते हैं हर जगह पर से। तो कहने की बात है, तो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है एबोलिशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्राइसिस जैसी आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आई तो इसके अंदर आपस में जो अराजकता पैदा होती है। आज ईरान में जो अराजकता है, ईरान में करेंसी का कोई वैल्यूएशन नहीं है। जो जैसे 6 साल पहले वेनेजुएला में हुआ था, 85,000 रुपये आधा लीटर मिलता था दूध कितने रुपए का लीटर मिलता था आधा? 85,000 वेनेजुएला की करेंसी से मिलता था। तो जो लोग करेंसी छाप रहे हैं वो प्राइवेट कंपनियां हैं, डॉलर भी प्राइवेट कंपनी छाप रही है। आरबीआई बैंकिंग, मैंने कल आपको बताया ना कि 1947 को आपको आजादी देने से पहले यूनिवर्सिटी खड़ी की, कोर्ट की व्यवस्था की पक्ष, कांग्रेस पक्ष खड़ा किया। कांग्रेस पक्ष अकेला क्या करता? कांग्रेस पक्ष अकेला खड़ा करने से लोगों को भ्रमित नहीं किया जा सकता है, इसलिए सामने ऑपोजिशन पार्टी में एक मजबूत ऑपोजिशन के लिए पहले जनसंघ और धीरे धीरे करके फिर बीजेपी में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों पार्टी आपको राइट एंड लेफ्टिस्ट इसके माध्यम से आपको उलझाए रखना है। और फिर बैंक भी अलग तरीके से 1934 में आरबीआई खड़ी हुई है। आरबीआई भारत स्वतंत्र होने के पहले खड़ी हो चुकी है। वो जिसने खड़ी की है वो बैंकिंग का टोटल कंट्रोल वर्ल्ड बैंक के हाथ में, और वर्ल्ड बैंक का कंट्रोल रोथशाइल्ड फैमिली के हाथ में। डॉलर छापने वाले ये लोग हैं, और जो छाप सकता है नोट वो शेयर स्टॉक मार्केट को ऊपर भी ले जा सकता है, और चाहे तब तारे जमीन पर नहीं सारे जमीन पर ला सकता है। जिसका कंट्रोल दूसरों के हाथ में हो वो पैसा नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गरत गांठे ने विद्या पाठे। आज तक का नीति शास्त्र ये कहता था कि आपके हाथ में जितनी पूंजी है वो ही आपकी है। आपने कागज में इन्वेस्ट कर दिया, वो आपकी पूंजी नहीं है, वो किसकी पूंजी है? कंपनी की। और कंपनी आपकी खुद की है कि किसी और की है? मुझे आप लोगों की बेवकूफी की तो ये हदें दिख रही कि जो कंपनी जो मालिक है, मतलब कि लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, वो लिस्टेड कंपनी का जो मालिक है वो खुद अपनी कंपनी से पैसा उठा रहा है, हटा रहा है, निकाल रहा है वो, और उसमें पब्लिक डाल रही है। आईपीओ 2000 का है, करके उसको 12,000 करोड़ का बना रहे हैं वो लोग, 2000 करोड़ में से। मतलब कि आप लोग डालते ही जा रहे हो, अगर पता ही नहीं चलेगा कि ये बबल है। तो सबसे पहले नंबर का है एबोलिशन ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले नंबर ये वॉर ऐसा चल रहा है कि जहां पर टीम ही नहीं है, गेम नहीं है, गेम के कोई रूल्स नहीं है, नहीं अंपायर है तो आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसी गेम को वॉर बोला जाता है, गेम नहीं बोली जाती। और वो आने वाले भविष्य में यदि हो तो आपके पास प्लान क्या है बचने का, प्रोटेक्शन का आपके पास प्लान क्या है? मैं आपको पूछना चाहूंगा। सिक्योरिटी के लिए आपके पास प्लान क्या है?
सिक्योरिटी की बात छोड़ो, साहब सोचने का ही टाइम नहीं है। आपको पहले से पता लग जाए कि 5000 लोगों की भीड़ आ रही है, तलवार, मशीन गन, भाला, आग की मसाल लेकर, आप जिस रास्ते से जा रहे हो वहां से 5000 लोग आ रहे हैं, वो 2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, आप वही रास्ते पर चलते रहेंगे कि रास्ता बदले क्या? और जो बताने के लिए आया उसको ये बोलेंगे आप तो डरा रहे हो। मैंने एक जगह पर अभी साउथ में, अभी आंध्र प्रदेश में मैंने एक सिटी में प्रवचन किया, तो दूसरे दिन मुझे ये मैसेज मिले कि साहब आप डराते बहुत हो। मैंने कहा अभी डरा नहीं रहा, अभी जगाने का काम कर रहा हूँ। डराने का काम तो बाद में मीडिया करेगी आपको। और आप खुद रिसर्च करो ना, मेरे रिसर्च पर आप क्यों भरोसा करते हो? मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ, अब मेरी बात पर भी भरोसा मत कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप रिसर्च कीजिए, आपको लगे तो मानो सच, नहीं लगे तो मत मानो। तो पहले नंबर का पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ, आपको कंट्रोल करना है तो उसका 21 प्रोजेक्ट्स है, उसमें 21 प्रोजेक्ट्स में पहले नंबर का प्रोजेक्ट है एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट है, इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं, और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट है वैक्सीन बेस्ड सोसाइटी। हर चीज में वैक्सीन लेकर आ जाएंगे ये लोग। मलेरिया की वैक्सीन बन गई, कैंसर की वैक्सीन बन गई, टाइफॉइड की वैक्सीन बनाने की बात चल रही है। और इन लोगों को पूछो वैक्सीन हर चीज के लिए क्यों लेकर आते हैं। एक सीक्रेट मीटिंग हुई और वो सीक्रेट मीटिंग व्यापारियों की थी, और ये व्यापारी लोग कंट्रोल करते हैं WHO को। WHO को कंट्रोल कौन करता है? आप कभी भी कोई रोग आता है तो सीधे ही जाते हो किसके पास? डॉक्टर के पास, बराबर है? डॉक्टर किसका सिलेबस पढ़ के डॉक्टर बना है? तो के मेडिकल का सिलेबस बनाया किसने? ऑथोराइज, मतलब कि मेडिकल का सिलेबस को सर्टिफाइड किसने किया? तो कि WHO ने। आपका इंडिया का जो मेडिकल का सिलेबस है वो सर्टिफाइड किसने किया होगा? WHO ने किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल होगा। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन करता है? बिल गेट्स वगैरह। हाँ, बिल गेट्स तो व्यापारी है, उसको लेना देना ही नहीं है कुछ। तो सीक्रेट मीटिंग में क्या कहता है? वो बोलते हैं कि भाई हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारी प्रोडक्ट हर लोगों के पेट में जाए। ये दवाई है, मेडिसिन, वो मेडिसिन हर लोगों के पेट में जानी चाहिए। तो मेडिसिन तो जाएगी नहीं ना, मेडिसिन कैसे जाएगी? कोई बीमार होगा तो मेडिसिन लेगा ना, बीमार नहीं, आपकी हेल्थ अच्छी है तो फिर मेडिसिन क्यों लेगा? तो एक ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाइए जो बीमार ना हो वो भी ले। तो ऐसी प्रोडक्ट क्या है? तो कि बीमारी आपको न आए इसलिए आपको ये लेना है। वो क्या है? वैक्सीन है। तो आपको बीमारी ना आए इसलिए लेनी है। ऐसा करके उन्होंने वैक्सीन के बारे में, अब वैक्सीन का तो मार्केट 800 करोड़ का हो गया, बीमार का तो मार्केट 50 करोड़ का होगा, 25 करोड़ का होगा, 10 करोड़ का होगा। बीमार व्यक्ति 10 करोड़ 25 करोड़ ज्यादा से ज्यादा दवाई लेगी। और ये एक प्रकार की दुकान है। मुझे यदि कोई पूछे कि हॉस्पिटल क्या है तो मैं कहता हूँ एक दुकान है। और डॉक्टर कौन है? तो कि एक व्यापारी है। समझ में आया? अब व्यापारी कोई भी होगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरी दुकान में जो ग्राहक आया वो मेरी दुकान की मैक्सिमम प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, बराबर है? मैक्सिमम ग्राहक आने चाहिए मेरी दुकान में, मैक्सिमम ग्राहक आने चाहिए, मैक्सिमम कस्टमर आने चाहिए। कस्टमर तो आने चाहिए, साथ में कस्टमर बार बार आने चाहिए। तो वो ऐसी ही प्रोडक्ट बनाए ना कि ताकि वो प्रोडक्ट आप कंज्यूम करो तो आपको बार बार उस दुकान में जाना पड़ेगा। तो वो लोग आपको ठीक करने के लिए बैठे हैं कि बीमार करने के लिए बैठे हैं? और देखो मूवी भी है ना, आपका माइंड प्रोग्रामिंग कैसा करती है? माइंड प्रोग्रामिंग कैसा होते हैं? आप कोई भी मूवी उठाकर देख लो, 1970 की, 1980 की, 1990 की, 2000 की, 2010 की, कोई भी व्यक्ति मूवी के अंदर बीमार पड़ा तो वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल के पास।
इंजेक्शन दिखाएंगे, दवाई लेते हुए दिखाएंगे, पिल्स लेते हुए दिखाएंगे। कभी भी कोई मूवी में ये दिखाया कि वो वैद्यराज के पास गया, आयुर्वेद का उन्होंने लिया, औषध लिया हो, नेचुरोपैथी का उसने ट्रीटमेंट लिया हो, दिखाया कभी मूवी में? अब यूथ को सिगरेट पीते हुए करना है, शराब पीते हुए करना है, तो मूवी में हर मूवी के अंदर शराब दिखाएंगे, उसके नीचे एक लाइन छोटी सी आप पढ़ भी ना पाओ ऐसा लिख देंगे कि भाई शराब पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब बड़ा सीन कौन सा दिख रहा है? लिखा हुआ कि पीता हुआ? लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा है, पीता हुआ दिख रहा है। तो दिमाग में क्या जाएगा कि हमें प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम शूटर कौन है हमारे लिए? सूरा, देसी भाषा में मदिरा। तो कहने की बात है ये माइंड प्रोग्राम। तो वैक्सीन बेस्ड सोसाइटी की बात हम कल के प्रवचन में दिन में भी ले लेंगे थोड़ा डिटेल में। वैक्सीन बेस्ड सोसाइटी कैसे काम करती है और हर चीज में ये लोग वैक्सीन क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि वैक्सीन में रही हुई जो चीज है, वैक्सीन का जो किसी ने पढ़ा है इंग्रेडिएंट्स क्या डालते हैं वैक्सीन के अंदर? किसी ने पढ़ा है? नहीं। आज तो बच्चा पैदा होते ही माँ के पास से उसे बिना पूछे उठा कर ले जाते हैं और 3 वैक्सीन ठोकते हैं, बीसीजी, हेपेटाइटिस और एक 3 वैक्सीन, 3 प्रकार की वैक्सीन ठोकते हैं और बच्चे आज जन्म से ही बीमारी स्टार्ट हो जाती है। 35% रिड्यूस हो जाती है उसकी इम्यूनिटी। कितने परसेंट? 35% इम्यूनिटी रिड्यूस होती है वैक्सीन लेने के बाद, क्योंकि वो WHO का घराक है, वो आपका बेटा नहीं है, आखिर उसका घराक है। तो उसको 5 साल की उम्र में आज चश्मा बच्चे को आ रहे हैं, 10 साल की उम्र के बच्चे को आज शुगर आ रहा है। आप रीज़न पढ़ेंगे तो पता लगेगा। आप वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स आपको बताए नहीं जाते, हमने अंदर से निकाले हैं, तो हमें पता है वैक्सीन के अंदर नॉनवेज कंटेंट तो 100% है। उसके अंदर FBS का यूज होता है, फीटल बोवाइन सीरम, वो बछड़े का रक्त है, वो भी गाय के गर्भ में रहा हुआ बछड़ा। और गाय के गर्भ में रहे हुए बछड़े का सीरम निकाला जाता है और वो उसमें वैक्सीन के वेरोसेल का निर्माण किया जाता है और वेरोसेल डाला जाता है वैक्सीन के अंदर। और लोग क्या बोलते हैं कि इसके अंदर कोई नॉनवेज कंटेंट नहीं है, बोलते हैं कि नॉनवेज कंटेंट नहीं, FBS के बिना वेरोसेल बनते ही नहीं है और वेरोसेल के बिना वैक्सीन नहीं बनती है। अब करेंगे क्या? ये तो कैसी बात है? यदि आपको कोई दही बड़े में दूध है तो आप मना करेंगे ना? दही बड़े में दूध है, आप हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? ना। तो वैक्सीन में नॉनवेज कंटेंट है तो कि ना बोलेंगे। मगर नॉनवेज कंटेंट के बिना वैक्सीन बनी है, दूध के बिना दही बनता है और दही के बिना दही बड़ा नहीं बनता है। तो फिर वो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जब वेरोसेल बना तब ये इसको हटा देते हैं, ये जो नॉनवेज कंटेंट है उसको हटा देते हैं, मगर उसके बिना बनता ही नहीं है, उसमें कुछ ना अंश तो आएगा ही आएगा 100%। और ये सब जाता है। और अब तक तो बछड़े का डालते थे, अब एबॉर्टेड फीटस सेल डालते हैं। एबॉर्टेड यानी गर्भपात किए हुए उसका तो डालते ही है। क्यों डालते हैं? क्योंकि आपके DNA चेंज करने हैं। इसको क्या बोलते हैं? GMO यूज करते हैं, GMO का मतलब क्या है? जीनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और जितनी भी कोविड वैक्सीन थी 80% लोगों को, 80% से ऊपर लोगों को कोविशील्ड लगी है। कोवैक्सीन तो 20% को लगी होगी, उससे भी कम लोगों को लगी। तो कोविशील्ड GMO बेस पर बनाई हुई थी। GMO यानी जीनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसमें आप इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ा है, HEK293 लिखा हुआ है। HEK293 यानी ह्यूमन एम्ब्रॉय किडनी सेल। ह्यूमन की यानी कि जो गर्भपात किए हुए बच्चे का किडनी का सेल था वो उसमें डाला गया था, कल्चर करते हैं और कल्चर करके उसमें डाला गया था। यदि कोई मेडिकल की लैंग्वेज समझता है तो मैं बस समझाऊंगा उसको कि कैसे बनती है वैक्सीन, क्योंकि मेरे संपर्क में बड़े बड़े साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, पत्रकार वगैरह सब लोग हैं।
और मेरी टीम है, मैं तो उपाश्रय की 4 दीवार में हूँ, मुझे कहाँ से नॉलेज मिलेगा? और मैं तो 10वीं पास, अंगूठा छाप हूँ। और फिर भी परमात्मा की कृपा से मुझे सामने से लोग आकर कह जाते हैं और एकदम वेरीफाइड जो ट्रूथ है वो मैं आपको बता रहा हूं। वैक्सीन के अंदर क्या क्या, कल खास डिटेल में लेंगे थोड़ा बहुत, और किसी को भी थोड़ी सी भी शंका है तो मुझे पूछना, मैं प्रूफ के साथ दूंगा। वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट नाम की एक किताब है, अमेज़न पर बेस्ट सेलर रही है, कितने महीनों तक अमेज़न पर बेस्ट सेलर बुक रही है, वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। उसमें प्रूफ के साथ बताया है, एक नॉन वैक्सीनेटेड चाइल्ड है और वैक्सीनेटेड चाइल्ड है, उसके अंदर नॉन वैक्सीनेटेड होते हैं वो एकदम हेल्दी रहते हैं, हट्टे कट्टे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं, मस्त रहते हैं। और जो वैक्सीनेटेड होते हैं उसको हर आए दिन परेशानी है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पोलियो वैक्सीन से पोलियो होता है, WHO की साइट पे पोलियो वैक्सीन से ही लिखा है कि साइड इफेक्ट क्या है पोलियो वैक्सीन की, कि पोलियो होना। बोलो कोई दवाई की साइड इफेक्ट में वो दर्द देगी? वो तो दवाई कहां से होगी? जो दवाई साइड इफेक्ट में वही दर्द दे रही। सर दर्द की आप दवाई लो और ऐसे उसमें उस दवाई के अंदर यदि लिखा हो कि इससे सर दर्द हो सकता है, तो फिर भाई दूसरा कोई साइड इफेक्ट हो तो समझ में आता है, पर पोलियो वैक्सीन से ही पोलियो होता हो। आज भी इंडिया में 50,000 बच्चे पोलियो ग्रस्त होते हैं और फिर मीडिया में क्या आ गया, इंडिया इज पोलियो फ्री, इंडिया पोलियो फ्री हो गया, इंडिया में कोई पोलियो का केस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया से गायब हो गया। आज भी पोलियो से ग्रसित होते हैं, नाम चेंज कर दिया, पोलियो की बजाय नाम कर दिया AFP, उस रोग का नाम ही बदल दिया, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, पोलियो को नाम दे दिया नया। फिर AFP का भी नाम चेंज करके उन्होंने नया नाम दिया मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसको भी होती है, वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसका एक इंजेक्शन ये लोग बेचते हैं 22 करोड़ का एक इंजेक्शन। कितने का? 22 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है। अभी कोविड के बाद एक बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, ये वैक्सीन के कारण, पोलियो की वैक्सीन के कारण उस बच्चे को मस्कुलर, यानी जीनेटिक डिसऑर्डर है ये, उसके जीनेटिक डिसऑर्डर हुआ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम का रोग हुआ। पोलियो के ही लक्षण है सारे के सारे उसमें, और वो सब हुआ तो उसका एक इंजेक्शन के लिए क्राउड फंडिंग किया गया। क्राउड फंडिंग समझो, लोगों के पास से किया गया और उसके अंदर 16 करोड़ तो क्राउड फंडिंग से इकट्ठा किया और 6 करोड़ रुपया PM केयर फंड से दिया गया। और PM प्राइम मिनिस्टर के केयर फंड के नाम से ये गया सब कुछ, 22 करोड़ एक इंजेक्शन का। 22 करोड़ किसकी जेब में गया? तो कि फार्मा कंपनियों की जेब में, बराबर है। अब फार्मा कंपनियों की जेब में गया 22 करोड़ रुपया, और हुआ क्या कि वो बच्ची मर गई। तो लोग कह रहे कि हाँ ये लोग मेडिकल वाले क्या कह रहे, इंजेक्शन लेने के बावजूद हम बचा नहीं पाए। बोलना ये चाहिए था कि इंजेक्शन देने के कारण हम बचा नहीं पाए, बोलना ये चाहिए था। उसकी बजाय ये क्या बोल रहे हैं, इंजेक्शन देने के बावजूद हम नहीं बचा पाए। आज मैं हकीकत बताऊं तो साधर्मिक भक्ति के लिए ना 50 करोड़ इकट्ठा कर दो ना, 100 करोड़ 10 दिन में चटनी हो जाएगी। मेडिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी राक्षसी हो गई है, राक्षसी समझ लो, मॉन्स्टर हो गई है। यदि किडनी का ट्रांसप्लांट का कितना लगेगा, किडनी ट्रांसप्लांट का 5 से 25 लाख, 40 लाख में बिकती है, चाहिए तो आपको ब्लैक में। बाकी लाइन लगाते खड़े रहो 2 साल तक, इंतजार करो। श्रीलंका जाना होता है, श्रीलंका और चाइना जाओ तो जल्दी मिल जाएगी। हाँ, आप श्रीलंका की बात करते हो, मैं चाइना का एड्रेस देता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ जिंदे इंसान को काट कर चीर कर लगा देंगे आपको, क्योंकि वहाँ 10 लाख लोगों को तो वहाँ पर रखा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे रखा हुआ है। वहाँ ऑर्गन डोनेशन का किसी ने ना, किसी ने निर्मोह संदेश यूट्यूब पर चैनल है, निर्मोह संदेश किसी ने बनाई है, श्रावक ने, NIRMOH SANDES स्पेस देकर SANDES, उस पर ऑर्गन डोनेशन राइट और रॉन्ग
अच्छा है कि बुरा है, सही है कि गलत है, वो यदि आपको सुनना है तो सुन लेना। उसके बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं, ऊपर ऊपर से दिया है, डिटेल में हम इसमें कवर करेंगे। धर्म प्रेमी संदेश बहुत डिटेल में आएगा आने वाले एपिसोड में, धर्म प्रेमी संदेश में। मगर ऑर्गन डोनेशन भी एक पूरा धंधा है, बहुत बड़ा खतरनाक वाला धंधा है। बात निकली है तो मेडिकल की बात, मेरे पास बहुत सारे इतने अलग अलग एक्सपर्ट के व्यूज हैं, आपको चाहिए तो मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ अपोज नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल के अंदर जो लोग किडनी के पेशेंट हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैंसर के पेशेंट है तो वो कैसे बनाए जाते हैं टेस्टिंग के माध्यम से, उसका भी पूरा डिटेल है। कभी आप शांति से बैठना, हमारी धर्म प्रेमी में तो आता ही रहता है, किसी को इंटरेस्ट हो वो ले भी सकता है, नहीं भी ले, मगर ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको पता लगे। अब बचना है तो क्या करना है, तो हमारे पास ऐसे भी है लोग कि जो बिना डायलिसिस, आपके डायलिसिस के बिना आपको किडनी के पेशेंट को ठीक किया है, ऐसे 1000-2000 लोगों को ठीक करने वाले भी 1 साल में 2 साल में ग्रेड सिस्टम से। और ऐसे लोग जहाँ 70% रिजल्ट पॉजिटिव आया, अच्छा आया, 30% में वो लोग भी फेल हुए, नो डाउट 30-40%। मगर कहने की बात है, ये वैक्सीन किस लिए है? आपकी इम्यूनिटी तोड़ने के लिए, इन शॉर्ट। और उसके बारे में डिटेल में जानना हो तो बाद में। सेकंड नंबर का पॉइंट हो गया वर्ल्ड कंट्रोल के, सेकंड नंबर का होगी सब चीजों की वैक्सीन लेकर आइए। कैंसर बनाने की वैक्सीन, कोविड। अब कोविड वैक्सीन के बारे में मैंने, अब तो आपके तो भाई महाराज है मौर्य रत्न महाराज साहब, उनके गुरुदेव पुण्य रत्न सूर्य यशो रत्न सूर्य साहब, उनके पास एक डॉक्टर थे जिन्होंने दान रत्न महाराज साहब की सेवा की थी। वो डॉक्टर ने मुझे, मैं दिल्ली के पास हिंडौन सिटी राजस्थान 200 किलोमीटर दिल्ली के पास, वहाँ था, तब मुझे पूछवाया, ये कोविड वैक्सीन का चल रहा था ना जब, तब उन्होंने पूछवाया कि आप क्यों मना, आचार्य भगवान को उन्होंने कहा कि वैक्सीन ले लो। आचार्य भगवान ने कहा निर्मो सुंदर महाराज बोलेंगे तो लेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं लेंगे। तो उनका फोन, उनका मैसेज हम पर, हमारे आदमी के पर आया और उन्होंने बोला कि साहब पूछवा रहे, मतलब कि डॉक्टर पूछवा रहे, डॉक्टर साहब पूछवा रहे कि आप क्यों वैक्सीन का विरोध कर रहे हो, कोविड वैक्सीन का। उस टाइम कोविड वैक्सीन चल रही थी। तो मैंने कहा कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप तो डॉक्टर हो, आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तो बोले कि साहब मैंने लिए, मुझे कुछ हुआ नहीं है। मेरे को अभी नहीं हुआ है ऐसा बोलो, मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसा मत बोलो, अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा बोलो। आने वाले समय में क्या होगा वो आपको भी पता नहीं है, और हमने तो रिसर्च करके प्रूफ है हमारे पास। मैंने कहा डॉक्टर साहब और कोई चर्चा छोड़ो, मैं अभी वीआर करने जा रहा हूँ, शाम का वीआर था मेरा। मैं आपको 2 प्रश्न पूछता हूँ, उसका मुझे सेटिस्फाइड हो ऐसे आंसर दीजिए। एक पहले नंबर का प्रश्न मेरा ये है कि आप कोविड वैक्सीन का इतना समर्थन कर रहे हो, कोविड वैक्सीन आई कब? तो पहले प्रश्न में उसने तो बोला कब आनी चाहिए, 5-7 साल लगती है कोई भी वैक्सीन मार्केट में आने पर? तो क्या हाँ 5-7 साल लगते? तो मैंने कहा 5-7 साल लगता है? तो उन्होंने सामने से बोला डॉक्टर कि साहब 10 साल लगते, 10 साल। कोई भी वैक्सीन मार्केट में आने के लिए 10 साल लगते, क्लिनिकल ट्रायल लगते हैं, उसको ह्यूमन पर तो लास्ट में आता है, पहले चूहे पर और सब पे और क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, और उसके रिजल्ट देखने के लिए भी 6-6 महीना, 8-8 महीना, 12-12 महीना, 2-2 साल वेट करना होता है। क्योंकि वैक्सीन देने के बाद तुरंत पता नहीं लगता है उसके रिजल्ट, साइड इफेक्ट्स क्या है, उसका पूरा का पूरा लिखना पड़ता है, एक नोट करना पड़ता है। तो मैंने कहा ये कोविड वैक्सीन कब आई? कि साहब अभी अभी आई है। वो अभी अभी नहीं आई है, पहले ही आ चुकी है, 5 करोड़ डोज रेडी रखे थे, बराबर है। तो पहले नंबर में। दूसरे नंबर में फरवरी 2020 में कोविड वैक्सीन आ गई, 5 करोड़ डोज। दूसरे नंबर में ये जो कोविड की वैक्सीन बनी है वो बननी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तो कि कोविड का वायरस जो है वो आरएनए ग्रुप का है। आरएनए ग्रुप का वायरस की वैक्सीन बनती है डॉक्टर साहब? तो कि नहीं बनती है। क्यों? तो कि आरएनए ग्रुप का वायरस की यदि वैक्सीन बनती तो एचआईवी की कब की बन जाती? एचआईवी 40 साल हो गए, अभी तक उसकी वैक्सीन नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? वो आरएनए ग्रुप का है। आरएनए ग्रुप का जो वायरस होता है वो कंटिन्यू परिवर्तित होता है। उसकी आज वैक्सीन बना है, वो वैक्सीन निकम्मी हो जाएगी। क्यों? आपने हाथी को पकड़ने के लिए
पिंजड़ा बनाया और हाथी की बजाय वो मच्छर में कन्वर्ट हो गया, मच्छर में कन्वर्ट हो गया। अब वो पिंजड़ा काम लगेगा हाथी का बनाया हुआ? नहीं काम लगेगा। अब मच्छर को मारने के लिए आपने स्प्रे बनाया, मच्छर बकरी बन गया। अब वो मच्छर का बकरी बनेगा, वो स्प्रे काम लगेगा तो क्या काम नहीं लगेगा। कंटिन्यू जो परिवर्तित होता है वो आरएनए ग्रुप का वायरस होता है, उसकी वैक्सीन बन नहीं सकती है। और जैसे ही बोला तो डॉक्टर साहब की तो बात बना है, तो बन ही नहीं सकती तो लेने की जरूरत क्या है? जिसकी वैक्सीन ही बननी पॉसिबल, तो ये जो बना है वो क्या है? वो तो पॉइजन है मेरे हिसाब से, वैक्सीन नहीं है। या तो पानी है, ग्लूकोज का वाटर है, ये दो चीज। तो सेकंड नंबर पर वैक्सीन भेज रहे, तो वैक्सीन से कैसे कंट्रोल में किया जाता है? आपके बॉडी को कंट्रोल, आपके माइंड को कंट्रोल किया जाता है। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑटो इम्यूनिटी डिजीज का बढ़ रहा है, और ऑटो इम्यूनिटी डिजीज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि इसकी कोई हद नहीं है, सीमा नहीं है। इसका कारण खुद वैक्सीन की कंपनी का जो मेन प्राइम टीम में था, उन्होंने खुद ने बोला है, अदार पूनावाला की टीम वाले। सेकंड नंबर पे वैक्सीन बेस्ड सोसाइटी। थर्ड नंबर के अंदर है वर्ल्ड कंट्रोल करने के लिए रिडक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि वर्ल्ड को टोटल कंट्रोल करना है तो उसकी आबादी घटानी पड़ेगी, और आबादी घटाने के लिए पॉपुलेशन मीथ फैलाना पड़ेगा। दूसरे नंबर में पॉपुलेशन मीथ, यानी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हकीकत में शहर में बढ़ रहा है कि हर जगह बढ़ रहा है? गांव तो खाली हो रहे हैं, गांव तो शमशान हो रहे हैं, वहां तो गलियां खाली। आप पाली जाओ, हर गलियां खाली मिलेगी। पाली डिस्ट्रिक्ट के हर गांव के अंदर जाओ, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो वो तो सब खाली हो गया है। तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ सेंटर है, जैसे कलकत्ता भरा हुआ दिखेगा, मुंबई भरा हुआ दिखेगा, चेन्नई भरा हुआ दिखेगा, विजयवाड़ा भरा हुआ दिखेगा आपको। वहाँ ट्रैफिक जाम में आप फंसते हो तो आपको लगता है साला मर जाए तो अच्छा है, लोग पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, हमें ट्रैफिक में से रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आप लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचते हो, ओवरऑल नहीं सोचते हो, और इसलिए आपको पता नहीं चलता है। बराबर है? तो रिडक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर इन लोगों को 50 करोड़ में रखने, कल ही मैंने बात बताई थी। बराबर है? 95% कम करना है पब्लिक को। 800 करोड़ में से कितने पर लाना है? 50 करोड़ प्लानिंग में है। बराबर है? चौथे नंबर में वर्ल्ड रिडक्शन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के बाद चौथे नंबर पे आता है कंट्रोल फाइनेंस। कंट्रोल फाइनेंस यानी कि क्या है कि आपकी संपत्ति को टोटल कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कैसे करेंगे? डिजिटल करेंसी से, टोटल कैशलेस। टोटल कैशलेस यानी टोटल कैशलेस। केस यानी बाल, और केस यानी पैसा नहीं, कागज की नोट। टोटल कैशलेस का मीनिंग है कि टोटल गंजा हो जाना, और फिर आपको कंट्रोल करना चुटकी का खेल है, चुटकी का खेल। क्योंकि आपकी जितनी भी राशि है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला, हमारे जो बुजुर्ग कह गए हैं, आपके हाथ में जितने पैसे हैं आप और किसी की नजरों में नहीं है, आपके हाथ में है। धन को गुप्त रखने की बात नीति शास्त्र में लिखी है। आपका धन गुप्त रखना चाहिए। 8 चीज गुप्त रखने की बात है, 8 चीज श्राद्ध विधि में लिखा है। उसमें एक धन भी है, पैसा। और आपका पैसा गुप्त रखना हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसकी बजाय सरकार कहती है यदि आप गुप्त रखते हो तो 2 नंबरी हो, ब्लैक मनी हो। तो सरकार क्या कहती है कि हमारी नजरों में रखना है तो ही आप 1 नंबरी हो। नो डाउट टैक्सेशन भरना चाहिए, कर भरने की कोई मना नहीं है, मगर वो कर किसको जा रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। जब गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेट कर रही है, सब कुछ प्राइवेट को दे रही है, तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? सिक्योरिटी के अलावा और कुछ है? सिक्योरिटी कर रही है, आर्मी को दे रही है, बजट में डिफेंस बजट है उसका तगड़ा, नो डाउट। मगर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यदि टोटल डिजिटल हो गया तो हमारी स्वतंत्रता का क्या होगा? मान लो गवर्नमेंट ने कोई अत्याचार भरा या अन्याय भरा, अभी तो मान लो कि सज्जनों की गवर्नमेंट है, मान लो ऐसा, मान लो, मानने का है कि सज्जनों की गवर्नमेंट है। बाद में कल इसी वोटिंग सिस्टम के माध्यम से या कोई फ्रॉड करके दुर्जनों की गवर्नमेंट आई, तो ये सब कायदे कानून का क्या होगा?
वो तो कहेगा कि हम कानून से कर रहे हैं सब कुछ, हम जो भी आपको कंट्रोल कर रहे हैं वो कानून से ही कर रहे हैं। आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, फास्टैग में रुपया कट जाता है, वो समझ में आता है, चलो आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा टोल पर। मगर आप घर पे बैठे हो और आपकी गाड़ी गैरेज में पड़ी है 6 महीने से, फिर भी आपका टोल तक कट रहा है, इसका कोई आंसर है आपके पास? कई लोगों के टोल कट गए, कोई 50 और 100 रुपये या 200 रुपये के लिए कोर्ट के धक्के खाएगा, FIR करवाएगा कोई? और मान लो कि 100 रुपया इस प्रकार 50 करोड़ लोगों के चले गए या तो 10 करोड़ लोगों के चले गए, तो कितने रुपया गया जनता का? आज रोज के 500 करोड़ जा रहे हैं जनता के, रोज के। ये अनऑफिशियल आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा 100 करोड़ 50 करोड़ जितना 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए डेली इंडियन पीपल के जा रहे हैं। किसके कारण? हाईटेक चोरी और डिजिटल चोरी कहते हैं उसे, हाईटेक और डिजिटल चोरी। जो बेचारा बूढ़ा अपना राशि जमा कर करके मुश्किल से, मतलब FD या तो ऐसे कोई अपने बैंक अकाउंट में जमा करके बैठा है, और ऐसे व्यक्ति का आपने डिजिटल करवा दिया सब कुछ, और फिर 1 मिनट में, पहले जेब कटती तो 5,000 10,000 जाते थे, अब डिजिटल चोरी में कितने जाते हैं? 5-5 लाख 10-10 लाख ऐसे ही खाली हो जाते हैं फट करके, 1 सेकंड नहीं लगती है चोरी में। कितना इजी बना दिया आपको। सच बोलो तो ऑनलाइन पेमेंट आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? कन्वीनियंट ज्यादा क्या पड़ता है? आप यहाँ से बेंगलोर जाओ गाड़ी लेकर, जोखिम कितना होता है? किसी को 10 लाख रुपए का पेमेंट चुकाना है तो आपको गाड़ी लेकर जाना है, बीच में कितना सारे जोखिम आता है। इसके बजाय सीधा यहाँ से एक क्लिक दबाया, 10 लाख सीधा वहां ट्रांसफर हो गया, खत्म। आपके खाते में सीधा 10 लाख 15 लाख आते हैं ऐसे ही सीधे 1 सेकंड में। कितना अच्छा लगता है, 10 लाख रुपये आ गए। पर आता है तब जब जितना अच्छा लगता है उतना जाता है तब। आज मैं बताऊं, यूथ डिजिटल पेमेंट के कारण खाली हो रही है, पता है आपको? उसको इजी मनी आता है ना, वैसे जाता है तो पता नहीं लगता है, फट 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 निकल जाता है। पहले तो पैसे निकालने पड़ते थे जेब में से, गिनने पड़ते थे, यहाँ से ऐसे 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 एक नोट गिनता था। और फिर क्या होता था, तो जब देता था ना तब एक चीज उसको दिखता था कि मेरा पैसा जा रहा है, तो उसको दिमाग में जाता था कि यहाँ से भी जा रहा है। मगर आज क्या इतना इजीली जा रहा है, पता नहीं लगता है। और फिर हाँ आ जाएगा वापिस जैसे गया है वैसे नहीं, मगर आपको पता नहीं है, आता नहीं है। धीरे 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 जितना इजी बना दिया है ना इन लोगों ने, डिजिट बढ़ती है। आप लोन लेते हैं तो डिजिट बढ़ रही है, पैसे नहीं बढ़ रहे आपके। और जितना डिजिटल करते जा रहे हैं उतना इकोनॉमी कमजोर होती जा रही है। आप लोगों को पता नहीं हो तो बता दूं, टोटल फाइनेंस के अंदर इंसान जिन्होंने ये डिजिटल बनाया है ना, वो लोग तगड़े हो रहे हैं, वो लोग मजबूत हो रहे हैं, मगर जनता कमजोर हो रही है। कैसे? जनता कैसे कमजोर हो रही है? आज आपको मान लो कि फ्री में हर महीने 2 लाख रुपया आ जाए, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे, आप जॉबलेस हो गए, और आपको फ्री में उसके यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोलते हैं, यूबीआई की सिस्टम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट फॉरेन में है, अमेरिका वगैरह में है। मान लो कि रॉबर्ट वगैरह ने आपकी नौकरी ले ली, या तो मशीनरी के कारण उसके कारण गई आपकी नौकरी, अब यूबीआई आ गया, आप विद्रोह न करो, इसलिए टेम्पररी आपको टिका कर रखना है। तो आपके घर पे यूथ हो तो आपको 2 लाख रुपए आपके घर पे आ जाएंगे। इस प्रकार इजी मनी आनी स्टार्ट हो जाएगी। सच बोलो, काम कौन करेगा? बेरोजगारी बढ़ता नहीं। तमिलनाडु और सब जगह तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार 5-5 हजार भी आते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है पता है? ये एक प्रकार का धीरे धीरे नशा लगाया जा रहा है। नशा किसका? बिना मेहनत खाने का। एक प्रकार से आपको भिखारी बनाया जा रहा है। और ये जो फ्री में बांटते, कोई भी नथिंग इज फ्री, ये सूत्र हमेशा परमानेंट याद रखो।
इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। एक छोटा सा छाता भी लेने जाना है ना बाजार में, तो यू शुड पे प्रॉपर प्राइस, आपको कुछ प्राइस चुकानी ही पड़ती है। तो ये लोग जो दे रहे हैं, ये बांट रहे हैं, वो कैसे बांट रहे हैं? इन लोगों के पास आया कहाँ से कि इतना बांट रहे हैं वो लोग? पब्लिक ने इतना डाला ही नहीं है। पब्लिक से कहाँ से आएगा? टैक्सेशन कितने लोग दे रहे हैं? आपने गिनती की है कभी? इंडिया में परसेंट कितने टैक्सेशन के हिसाब से जहाज कितना रहा है पता है आपको? 1%। टैक्सेशन, आप लोग ये भ्रम में मत रहो कि आपके ही पैसे आपको दिए जा रहे हैं। आपकी तो जो ओरिजिनल वेल्थ है वो तो लेकर वो तो दे रहे हैं आपको, मगर क्या दे रहे हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। मगर ओरिजिनल वेल्थ 1%, 2%, 3% लोग टैक्स चुका रहे हैं, और उसके सामने इतने बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, इतनी आपको सुविधाएं दे रहे हैं, वो सब कुछ कोई फ्री में है? नहीं, लोन ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक के पास से लोन, IMF के पास से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास से लोन ली जा रही है। और वो लोन जो ली जा रही है, वो लोन में सिर्फ रुपये नहीं मिलते, साथ में बहुत सारी शर्तें भी मिलती है कि जब हम पैंडेमिक डिक्लेयर करें, WHO बोल दे कि ये चीज पैंडेमिक है तो आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हम लोग कहें कि ऐसा ऐसा करना है तो ये सारे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। हम कहें कि ये लॉ बनाना है तो बनाना पड़ेगा आपको। ये फ्री में नहीं होता है कुछ भी। और डिजिटल होने के बाद सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। यदि प्रोटेस्ट की, आपने गवर्नमेंट की कोई भी अत्याचारी नीति के सामने प्रोटेस्ट किया, आपका टोटल फ्रीज हो जाएगा। आप दाना पानी नहीं खा पाएंगे एक दिन के लिए भी। कनाडा में हुआ, कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट की, 3 दिन में पूरी हो गई। सब लोगों ने तंबू वंबू सब समेट कर घर पे चले गए। क्यों? तो कि उनके टोटल अकाउंट्स थे वो फ्रीज कर दिए। 1 सेकंड नहीं लगी प्रोटेस्ट को खत्म करने में। 1 दिन नहीं, 1 सेकंड नहीं लगते, 1 दिन में खत्म हो जाती है। नाणा वीणा नो नाथियो नाणे नाथा लाल, हमारे यहाँ कहा जाता है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप कितने भी कद्दावर हो, 6 फीट के हो, लोगों में आपकी कोई कीमत नहीं है, लोगों में आपकी कोई शक्ति नहीं है। पैसा नहीं है ना तो लोग चाय में से मक्खी की तरह उठाकर फेंक देते। बराबर है? यहाँ पर रखता हूँ, जिना के लगे तो नीचे जुड़ा। आप लोगों को आज 3 पॉइंट कवर किए, कल और भी पॉइंट कवर करेंगे। और सिर्फ